हेलो बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अगर आपको सुनाई पड़ रहा है आवाज तो आप कमेंट करिए चैट बॉक्स पे। ठीक है, चलिए। तो देखिए भाई, हम लोग लास्ट क्लास में मींस यस्टरडे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट एलिमेंट। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे बात किया था। तो मैंने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ब्रॉडली आप एलिमेंट को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो मैंने कहा था कि जिस भी एलिमेंट के आउटर सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप मेटल बोलते हैं। जिसके आउटर सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप नॉन मेटल बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे अगले पॉइंट्स पर। तो मैंने कहा था कि मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज नोन एज मेटालिक लस्टर। और दूसरा मैंने आपको नॉन मेटल का बताया था। तो मैंने कहा था नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन शाइनी, दैट इज डल इन अपीयरेंस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज नॉन लस्टरस। मींस जो नॉन मेटल हैं वो आपके नॉन लस्टरस होते हैं। तो हम और प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे मेटल और नॉन मेटल के। तो ये आपका हो गया मेटल और इस साइड मैंने लिख दिया नॉन मेटल। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए जो आपका बेल होता है, आप स्कूल्स में आप बेल का यूज करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सुनिए, जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे बेल देखते हो ना। बेल आपका मेटेलिक मटेरियल होता है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप मेटेलिक मटेरियल पर, अच्छा फिर से बता दें शुरू से, चलिए ठीक है, हम स्टार्टिंग से आते हैं। देखिए हम लोग ने लास्ट क्लास में डिफरेंस स्टार्ट किया था मेटल और नॉन मेटल का। तो मैंने कहा था जो आपका एलिमेंट है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है, आपका मेटल और नॉन मेटल में, और बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके बेस पे करते हो वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने कहा था जिस एलिमेंट के आउटर सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है उसको आप मेटल बोलते हो। जिसके आउटर सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है उसको आप नॉन मेटल बोलते हैं। फिर मैंने अगला पॉइंट स्टार्ट किया था कि जो मेटल है वो शाइनी नेचर का होता है, शाइनी इन अपीयरेंस होता है, और जो मेटालिक साइन है उसी को आप मेटालिक लस्टर बोलते हैं। जब आप नॉन मेटल पे आते हो तो नॉन मेटल आपका नॉन शाइनी होता है, जिसको आप बोलते हैं नॉन मेटल्स आर डल, या उसी को आप बोलते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। तो ये आपका दो पॉइंट था जिस पर हमने डिस्कशन किया था। अब हम अगले पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे सोनोरोसिटी। तो देखिए आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे आप बेल देखते हो। बेल आपका मेटालिक मटेरियल होता है। जब उस पे कोई जाकर के हैवी मटेरियल से, हैवी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो आपका मेटल है वो जब भी किसी भी हैवी मटेरियल टारगेट से स्ट्राइक करता है तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो रिंगिंग साउंड ऑफ मेटल है दैट इज कॉल्ड एज सोनोरोसिटी। यानी हम बोल सकते हैं मेटल प्रोड्यूसेस a ringing sound, produces a ringing sound when struck by a heavy material target, जो आपका मेटल है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब वो किसी भी हैवी मटेरियल टारगेट से स्ट्राइक करता है। और जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है इसी को आप सोनोरोसिटी बोलते हैं। तो आगे लिखेंगे दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल is known as sonorosity। ठीक है, किसी कोई डाउट है इसमें, या प्रीवियस वाला जो मैंने बताया उसमें किसी बच्चे को डाउट है? अगर आपको लग रहा है कि मुझे डाउट है मैं फिर से बता सकता हूं, आप चैट कमेंट कर दीजिए,
मैं फिर से उस चीज को रिपीट कर दूंगा। चलिए, तो हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि जो आपका मेटल है जब वो हैवी मटेरियल टारगेट से स्ट्राइक करता है तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, उसी को आप सोनोरोसिटी बोलते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस एनी कैरेक्टरिस्टिक साउंड, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कैरेक्टरिस्टिक साउंड, यानी जो आपका नॉन मेटल है वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को आप struck by a heavy material target, this property of metal is known as sonorosity। समझ में आया? रंजीत जी, आपने क्लियर इसको लिख लिया? हाँ, तो अब मैंने लिखा नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, और हमने कहा कि साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को आप सोनोरोसिटी बोलते हैं। तो मेटल आपका सोनोरस होगा, लेकिन नॉन मेटल नहीं प्रोड्यूस करता है, यानी वो आपका नॉन सोनोरस होगा। तो यहां लिख देते हैं मीन्स नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, SONOROUS। अब आप इस पॉइंट को नोट करिए, फिर हम अगले पॉइंट पर आएंगे। कोई बहुत जल्दी नहीं है, बहुत परेशान ना होइए, अभी काफी टाइम है, इसलिए आराम से ही पढ़ा रहा हूं, आप आराम से इसको पढ़िए। नोट कर लीजिए, नोट करके आप कमेंट करिए, फिर हम अगला पॉइंट लिखेंगे। बेटा नोट कर लिए हैं? राइटिंग थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है बेटा, अब कोशिश करूंगा और अच्छा लिखने की, ठीक है, अच्छे से लिखूंगा, ठीक। चलिए इसको कर लीजिए, अगले बार से मैं थोड़ा आराम से और अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया हाँ, तो ये तो हमने बात कर लिया साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी पे। अब देखिए जो आपका मेटल होता है वो दो प्रॉपर्टी शो करता है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। आप मेटल से थिन वायर बना लेते हैं, मेटल से वायर ड्रॉ करने का जो फिनोमिना होता है उसको आप डक्टिलिटी बोलते हैं। मेटल को आप बीट करके पतली पतली शीट्स बनाते हैं, तो शीट बनाने की जो एबिलिटी होती है उसको मैलिएबिलिटी बोला जाता है। यानी जो आपका मेटल है वो मैलिएबल और डक्टाइल नेचर का होता है। लेकिन जब आप नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल से यानी लकड़ी से आज तक कभी आपने तार नहीं बनाया, ठीक है, लकड़ी से शीट भी नहीं बनाते हो, यानी जो आपका नॉन मेटल है वो ना तो मैलिएबिलिटी शो करता है ना आपका डक्टिलिटी शो करता है। तो यहां पे लिखेंगे मेटल shows the property of malleability and डक्टिलिटी। जो आपका मेटल है वो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है, जबकि नॉन मेटल
डू नॉट शोज, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, नॉन मेटल डू नॉट शोज मैलिएबिलिटी, shows malleability and ductility। देखिए मैंने कहा कि जो आपका मेटल होता है, हाँ प्लाईवुड थिन शीट बनता है ना, तो प्लाईवुड होने के लिए उतना ही आपके पास होना भी चाहिए मटेरियल, आप उससे और बड़ा नहीं बना सकते हो। बट मेटल की जो शीट होती है उसको खींच खींच के आप और बड़ा कर लोगे, प्लाईवुड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, जो मेटल है वो आपका मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी शो करता है, बट जो आपका नॉन मेटल है वो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी शो नहीं करता है। अब आते हैं डक्टिलिटी क्या होती है, मैलिएबिलिटी क्या होती है। यही छोटा सा मैं लिख देता हूं, डक्टिलिटी का मतलब होता है, डक्टिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मेटल to drawn into thin wire, बेटा अभी मैं इसको कर लूं फिर आप लिखिएगा, into thin wire, यानी मेटल से पतला वायर बनाने का जो फिनोमिना होता है उसी को आप डक्टिलिटी बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है मैलिएबिलिटी, तो ये आपका हो जाएगा एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस थिन शीट, यानी मेटल की वो एबिलिटी जिससे वो थिन शीट, पतली शीट प्रोड्यूस करता है, उसको आप मैलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जो मेटल है वो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है, वही चीज। और जो आपका नॉन मेटल है वो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं शो करता है। अब मैंने बता दिया डक्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर, और मैलिएबिलिटी का मतलब होता है, सॉरी डक्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर, और मैलिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस थिन शीट। इसमें आपको कोई डाउट है? अच्छा, एक दिन कोई एक बच्चा, ये मतलब कल नहीं, फ्राइडे वाली क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा था, मैंने कहा था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ, तो उसने कहा था सर 1 ग्राम वाटर का क्या होगा। मुझे क्वेश्चन याद था, फिर मैं मंडे को थोड़ा मैं दिमाग में नहीं आया। हाँ, तो एक बात सुनिए, जो आपका टेम्परेचर होता है वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, सॉरी इंटेंसिव क्वांटिटी है, यानी टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो मास उस पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे 1 ग्राम पानी हो, 1000 ग्राम पानी हो, 10 क्विंटल पानी हो, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा 0 डिग्री, जैसे आइस होगा अगर तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मास पे नहीं डिपेंडेंट है। हाँ, डिफरेंस यही आता है, जैसे जो आपका छोटा पीस है चाहे इतना बड़ा पीस लो, बॉइल उसको 0 डिग्री पे होना है। डिफरेंस ये है, छोटा वाला पीस कम टाइम लेगा बॉइल मेल्ट होने में, बड़ा पीस ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है उसका मास से कोई रिलेशन नहीं है, चाहे 1 ग्राम पानी हो, चाहे 100 ग्राम पानी हो, चाहे 1000 ग्राम पानी हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट्स पर चलते हैं। नोट करिए, आराम से करिए। बेटा प्रीतिका, अब आपको दिख रहा है सही से? ये संजीत का मैसेज आया है, चैट की लिख लिया हूं, आई होप सबने लिख लिया होगा।
चलिए, तो अब हम बात करते हैं, ये तो आपका हो गया मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब थोड़ा सा फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, मेटल और नॉन मेटल का। तो देखिए, जो आपका मेटल होता है, मेटल ज्यादातर से सॉलिड होता है। मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर एक्सेप्ट ऑफ द मरकरी। सारे मेटल आपके सॉलिड हैं, मरकरी को छोड़ करके। मरकरी आपका लिक्विड होता है। वैसे ये बताइए, मरकरी आप देखते हैं, आप जानते हैं मरकरी क्या होता है? मरकरी का यूज थर्मामीटर में किया जाता है। जो थर्मामीटर में लिक्विड राइज करता है, दैट लिक्विड इज मरकरी। तो वही एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बाकी कोई भी आपका मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे लिखेंगे मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट ऑफ मरकरी। एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg। मेटल आपका सॉलिड होता है मरकरी को छोड़ करके, जो आपका लिक्विड है, ठीक है। जबकि जो आपका नॉन मेटल है वो सारे फिजिकल स्टेट में मिलता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो लिखेगा दे एग्जिस्ट इन all physical states that is solid, S for solid, L for liquid and G for gas। जो आपका नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब रुक जाइए, एक दो पॉइंट हम आपको और करा दें। हमने आपको एक दिन डेंसिटी पढ़ाया था, तो मैंने कहा था यूनिट वॉल्यूम में जितना आपका वेट होता है, दैट मास इज नोन एज, दैट वेट इज नोन एज डेंसिटी। तो जब आप मेटल की बात, और मैंने कहा था कि डेंसिटी जो होता है, यानी जो मास होता है, फिर से सुनिए, ऐसे कहा था, मैंने कहा था मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज डेंसिटी। फिर मैंने बोला था जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो जो आपका मेटल होता है वहां पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा तो मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा यानी डेंसिटी ज्यादा होगा, यानी जो सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। जबकि आप नॉन मेटल की जब बात करते हैं तो नॉन मेटल का जो अरेंजमेंट है, नॉन मेटल के पार्टिकल मेटल से थोड़ा सा दूर होते हैं, दूर होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो मास कम होगा, मास कम होगा यानी डेंसिटी कम होगी। तो यहां लिखते हैं सॉलिड्स हैव, दे हैव हायर डेंसिटी, दे हैव हायर डेंसिटी, यानी मेटल के पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा होता है। और यहां पे हो जाएगा दे हैव लोअर डेंसिटी, यानी नॉन मेटल की जो डेंसिटी है वो आपकी कम होती है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स थे अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं एक बार फिर से मेटल नॉन मेटल रिवाइज करा देता हूं। अब ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक था, आप नोट करिए, तब से मैं कुछ बता रहा हूं। जो आपका फर्स्ट टॉपिक था आज, मतलब फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग खत्म हो गया। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार रिवाइज करा दूं, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे हम लोग। जैसे जो पढ़ा होगा तो वो अभी एक उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। मैंने एक पॉइंट नहीं लिखवाया मेटल नॉन मेटल में कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये अप्रोप्रिएट जब प्लेस आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे पॉजिटिव बनता है, कैसे निगेटिव। यहां लिख करके फर्जी कंट्राडिक्शन नहीं डालना है आपके दिमाग में, ठीक है। जब हम आपको एटम मॉलिक्यूल पढ़ा लेंगे उसके बाद इन चीजों को बताएंगे। चलिए, तो अब आप नोट करिए, फिर हम रिवाइज कराते हैं एक बार। हो गया, चलिए। तो अब आप एक बार फिर से सुन लीजिए ओरली, जिससे ज्यादा क्लियर हो।
मेटल और नॉन मेटल, जिस एलिमेंट के आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मेटल, जिसके आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल। मेटल आपका शाइनी होता है, साइन ऑफ मेटल को आप लश्यर बोलते हैं। नॉन मेटल्स आपके डल होते हैं, इसको आप नॉन लश्यरस बोलते हैं। जो आपका मेटल है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है और इस एबिलिटी को सोनोरोसिटी बोला जाता है। नॉन मेटल ऐसा कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। जो आपका मेटल है उससे आप थिन शीट और थिन वायर बनाते हो, इन प्रॉपर्टीज को मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी बोला जाता है। जबकि जो नॉन मेटल है उससे आप थिन शीट और वायर नहीं बना पाते हैं, यानी नॉन मेटल आपका ना मैलिएबल होता है ना डक्टाइल होता है। फिर आते हैं जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल आपका मेटल जो है वो जनरली आपका सॉलिड होता है, मरकरी को छोड़ करके वो आपका लिक्विड है। जबकि जो नॉन मेटल है वो सारे फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और मेटल में पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम में मेटल के मास ज्यादा होता है, यानी मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। जबकि नॉन मेटल के पार्टिकल्स का की डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है तो मास नंबर ऑफ पार्टिकल कम होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो मास कम होगा, और मास कम होगा यानी नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। तो ये आपका हो गया एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। वैसे जानते हैं जैसे आप अगर सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ केमिस्ट्री जो है वो जीएस के सेक्शन में आता है, जनरल स्टडीज, ठीक है। तो जनरल स्टडीज में जितने आपको मैंने पॉइंट लिखवा दिए इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं आएगा। और इसमें भी सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है मरकरी का, और इसको लिख लीजिएगा, लिक्विड प्रेजेंट इन थर्मामीटर, प्रेजेंट इन थर्मामीटर। जो लिक्विड थर्मामीटर में होता है वो आपका मरकरी ही है, इसको आप कर लीजिए। फिर आप फ्रेश टॉपिक डालिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा हो गया? हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? स्पेस पेन मरकरी का यूज करता है क्या? बेटा आई डोंट नो, हम गलत बात नहीं करते हैं कि हमको ना पता हो बता दें। मैं इसको देख लूंगा, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। कल मैं बताऊंगा, मैं फर्जी नहीं बोलता हूं कि अभी बोल दूं और गलत हो वो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो यहां पे देखिए दो वर्ड्स हैं, एटम और मॉलिक्यूल। तो पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो एटम का होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो आपका एटम है, एटम को डिफाइन करने के लिए वेरियस मॉडल्स दिए गए, कई सारे मॉडल दिए गए हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आपको एटम को बताएंगे। वैसे हम इतना आपको जरूर बता देते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हमने बस इतना बता दिया कि जो आपका एटम है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। मैटर में इससे कोई छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो जब आपका एक से ज्यादा एटम कंबाइन होता है तो उससे जो आपको नया मैटर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। फिर से सुन लीजिए, एटम का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी जो सब मैटर की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एटम होगा। और जब एक से ज्यादा एटम कंबाइन होता है तो उस कंबिनेशन को, उस यूनिट को आप मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूल इज द एग्रीगेशन ऑफ एटम्स,
मॉलिक्यूल इज द एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, यानी जो मॉलिक्यूल है वो एटम्स का एग्रीगेशन है, एटम्स का कलेक्शन होता है। तो ये तो आपका हो गया कि व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल। बट इतने में ही आपका एटम पूरा नहीं हो गया कि हमने ये बोल दिया कि एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। अब इसके आगे भी मैटर की, एटम की क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स और एटॉमिक थ्योरी। फिर से मैं चैप्टर की जहां से मैंने स्टार्टिंग की है वहां से बता देता हूं। देखिए चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो पहले हम ये जान लें, जैसे थ्योरीज से तो आपको बताया ही जाएगा कि उन्होंने क्या बताया एटम के बारे में, उन्होंने क्या बताया, बट जो एक कंक्लूजन पॉइंट है मैं उसको बता दिया मैंने कि अगर आपसे कोई सिंगल बात में पूछ लेता है कि व्हाट इज एटम, तो आपका आंसर होगा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई कंट्राडिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपने इतना बोल दिया कि जो एटम है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल। ये आपके एक एटम की डेफिनेशन हो गई। फिर आते हैं अगला मॉलिक्यूल। तो आपसे किसी ने पूछा मॉलिक्यूल क्या होता है, तो जो मॉलिक्यूल है वो एग्रीगेशन ऑफ एटम है, यानी जब एटम्स कलेक्ट होते हैं, एटम ज्वाइन होते हैं, उससे जो नई क्वांटिटी बनती है, नया सब्सटेंस बनता है, वो मॉलिक्यूल होता है। तो अब मैंने कहा कि इतना ही एटम में नहीं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम के बारे में, एटम का पूरा डिस्क्रिप्शन जानना है कि एटम में क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे या एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला जो हम मॉडल पढ़ेंगे वो आपका होगा डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। चलिए अब हम आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया है डाल्टन ने। तो डाल्टन ने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल इन नेचर। फिर से सुन लीजिए, जो आपके डाल्टन है, डाल्टन ने बोला कि जो आपका एटम है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इनडिविजिबल है, यानी एटम सबसे छोटी यूनिट है। अब इसको आगे किसी यूनिट में आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल इन नेचर। दूसरा उन्होंने बोला था कि जो आपका एटम ऑफ सेम सब्सटेंस है हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज while atoms of different substance have different property। जैसे इन्होंने ये बोला, इन्होंने कहा ये आपने लिखा सोडियम, तो सोडियम के जितने भी एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। आपने लिख दिया पोटेशियम, तो पोटेशियम के जितने भी एटम होंगे सारे पोटेशियम के एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन अगर आप सोडियम एटम और पोटेशियम एटम के प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करोगे तो सोडियम और पोटेशियम के एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। फिर से सुन लीजिए, सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला था एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज या सेम प्रॉपर्टीज व्हाइल एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये दूसरा पॉइंट था। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। उन्होंने कहा था एटम्स डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन कॉजेज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट क्लियरली सुनिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। उन्होंने बोला एटम डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन